Hello everyone, very warm welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास from Resonance Pre Medical Department. So students, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 151 से 175 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जो आपका जूलॉजी सेगमेंट होता है वो बेसिकली आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जूलॉजी और बॉटनी यानी कि ओवरऑल जो बायोलॉजी का पेपर था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था और बहुत ही अच्छा पेपर आया है। अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा है और एक और चीज़, अगर आपने हमारे रेजोनेंस के काउंट और कॉन्सेप्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखा है तो उससे भी कई सारे क्वेश्चंस और एंड जो क्रैश कोर्स हमारा चला था उससे भी कई सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। ये आपका क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। टाइफाइड मेनली किसकी वजह से कॉज होता है? तो टाइफाइड मेनली बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। तो आंसर ए का क्या चला जाएगा? फोर्थ। और आपको एक ही ऑप्शन में बच्चों ए का फोर्थ नज़र आ रहा है, तो इससे आपको ज़्यादा टाइम दिए ही बिना उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 152। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 से क्वेश्चन आया है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी मेनली देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल है लिपिज लूप, राइट। ए का थर्ड, अगर ए का थर्ड है तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं हम, एंड ये भी फोर्थ ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। आपके बचे 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी बच्चों कौन सी होती है? मल्टीलोर 375 यहाँ पे जो है, राइट। यहाँ पे 375, यहाँ पे जो है टाइपिंग नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका? मल्टीलोर 375 यानी कि बी का आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट आते ही आपका ये सेम है, हमें सी देखना पड़ेगा। सी देखते हैं हम हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी बच्चों कौन सी होती है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है आपकी LNG-20, राइट। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? सी का फोर्थ। सी का फोर्थ जाती है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाता है, राइट। जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला क्वेश्चन है उससे हमेशा रिपीटेडली इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप PYQ को बहुत अच्छे से करके गए थे तो डेफिनेटली आपका जो बायोलॉजी सेगमेंट है बहुत ही अच्छा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की बात करते हैं 153 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइमन की लेयर कई बार ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, हॉर्स राइडिंग करने से भी ब्रेक हो जाती है, इसलिए वर्जिनिटी का सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ये स्टेटमेंट गलत दे दिया उसने। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो आंसर आपका कौन सा चला जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर रहे हैं तो 154 इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई। तो बच्चों आपको पता होगा एनल सर्काई मेल और फीमेल में कॉमन होते हैं। जब एनल स्टाइल जो होते हैं वो केवल मेल में प्रेजेंट होते हैं बट एब्सेंट इन द फीमेल। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से सेगमेंट में एनल सर्काई? तो बच्चों एनल सर्काई है वो कौन से सेगमेंट में होते हैं? 10th सेगमेंट। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम। कई सारे क्वेश्चंस आपके मैच द फॉलोइंग आए थे। अगर आपने एक या दो स्टेटमेंट, एक या दो ऑप्शन भी आपने अगर सही कर लिए तो डेफिनेटली आपके सारी चीज़ें सही चली गई होंगी। तो देखिए आपको पता है पोन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो मेनली क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं ब्रेन के डिफरेंट रीजन को। तो ए का चला जाएगा आपका थर्ड। एक का थर्ड जाते ही आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है। हाइपोथैलेमस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? टेम्परेचर वगैरह के लिए। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला जो होता है, मेडुला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, राइट। लास्ट में आता है आपका लास्ट में आता है आपका डी ऑप्शन सेरिबेलम। तो सेरिबेलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपकी बॉडी पोस्चर यानी कि आपके बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कभी भी जो भी आपको पता है कि जो ड्रंक पर्सन होते हैं वो सीधे नहीं चल पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका सबसे वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिबेलम अफेक्ट हो जाता है। तो डी का आ जाएगा आपका 1, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट 156 कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? तो सीधा सा बहुत सिंपल है, कौन सा है? ग्लूकेगॉन। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए विच वन
इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या बनाना है, नया आरएनए बनाना है, और नया आरएनए बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, ए के साथ में क्या जुड़ता है, ए के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ता है, टी नहीं होता है, वो किस में होता है, डी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी की जगह पे यू। सी के साथ में आपको पता है ये जी ही जुड़ता है, तो ये सेम चीज, तो इसी आपको ये टेम्पलेट का यूज करते हुए आपको देखना है कि आगे नया क्या बनने वाला है। तो इसलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे टी के जगह पे ए की जगह पे टी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यू। बाकी के स्टेटमेंट क्या है आपके इनकरेक्ट। 58 क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। देखिए ये वाला जो डायग्राम है आपकी जो पहले वाले 11th की एनसीईआरटी थी उसमें किसमें दिया हुआ था, ये आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में ये क्वेश्चन, ये जो है डायग्राम दिया हुआ था, बट जो न्यू एनसीईआरटी में उसमें से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है, जो पोर्शन उन्होंने नई एनसीईआरटी में से हटा दिया और पुरानी एनसीईआरटी में था और उसी से क्वेश्चन आ गया। ये सेम डायग्राम क्लास 11th का चैप्टर कौन सा है आपका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ऑल्दो हम इसको जो है लोकोमोशन मूवमेंट की तरह से मान सकते हैं, बट ये जो डायग्राम है आपका सेम उसमें था, बट जो आपकी न्यूली एनसीईआरटी है चैप्टर को रिड्यूस करने के बाद उसमें ये डायग्राम को हटा दिया गया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आपको उस पोर्शन पे भी ध्यान देना है। तो देख लीजिए बेटा, सबसे पहले ये क्या है आपकी स्केलेटल मसल, दिस इज विसरल मसल, स्मूथ मसल, एंड दिस इज हार्ट मसल। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे मसल बताना है और यहाँ पे आपको लोकेशन बताना है। तो उस हिसाब से आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, आपका आंसर चला जाएगा स्केलेटन, ट्राइसेप्स एंड स्मूथ। स्मूथ में स्टमक, स्केलेटन क्या है, ट्राइसेप्स, ठीक है, स्केलेटन मसल है। स्मूथ यानी कि स्टमक कंट्रोल नहीं है, स्मूथ मसल स्टमक में प्रेजेंट होती है, एंड कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में। तो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। आपको पता है सेल डिवीजन में सबसे पहले G1 आती है, G1 के बाद में S आती है, S के बाद में G2 आती है, G2 के बाद में M आती है। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना था, तो देख लीजिए उस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड E यानी कि G1 गैप फेज, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके सिंथेसिस फेज, S फेज, राइट। इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बिल्कुल। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जब आपके सेल्स ही जो है आपका साथ देना छोड़ दे आपकी बॉडी का, और आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल माइस्थेनिया ग्रेविस बिल्कुल माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। अब देखिए बेटा, ये जो ई ऑप्शन है, ये ई ऑप्शन भले आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको कैसे कर सकते थे, गाउट तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना, तो सी अगर नहीं होता है तो ये एलिमिनेट आप कर सकते थे, ये एलिमिनेट आप कर सकते थे। ए भी आप फुली श्योर हो कि हो सकता है, ठीक है। और मस्कुलर डायस्ट्रोफी बिल्कुल नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ए भी सही है, ए भी सही है। तो ए भी सही अगर इसमें आ रहा है, और डी आपको पता है कि डी तो होना ही नहीं है, तो आप इसको सही एज्यूम कर सकते हैं और डेफिनेटली आंसर सही है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 एंजाइम वाले पोर्शन से आया है। लाइपेज के में कौन से होते हैं, मेनली एस्टर बॉन्ड होते हैं इसमें, राइट। न्यूक्लियस में कौन से बॉन्ड होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ए का अगर फोर्थ है, सॉरी ए का अगर सेकंड है, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, दिस वन, एंड बी का क्या है आपका फोर्थ, तो आंसर चला जाएगा आपका 1 डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लिपर्स एंड पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, किसका एग्जाम्पल्स है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बच्चों क्या होता है, जिसका ओरिजिन डिफरेंट है, राइट, ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, बट उनके फंक्शंस क्या हो जाते हैं, सेम। डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, राइट। अब ये क्या है, दोनों के क्या है, ओरिजिन जो है डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है इनके फ्लिपर्स का, सेम है, तो आंसर विल बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से हमेशा से क्वेश्चन बनता है, राइट। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों को आप ऐड कर दो, तो ए का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वेट अ सेकंड, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी
एक्सपेक्टेड कैपेसिटी बेटा क्या होती है, जिसमें कि आपकी देखो आपको 4 कैपेसिटी दी हुई है, टाइडल, वॉल्यूम, इंस्पेक्टरी कैपेसिटी एंड एक्सपेक्टरी कैपेसिटी। एक्सपेक्टरी कैपेसिटी में मेनली क्या होता है, एक्सपेक्टरी कैपेसिटी में आपका टाइडल वॉल्यूम तो आता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो वो, और एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती है आपकी ईसी, यानी कि टीवी प्लस ईआरवी, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है आपका ए का ईसी बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए का सेकंड। ए का सेकंड देखते हैं हम किस में है, ए का सेकंड है आपका 1 में है और 4th में, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए, राइट। या तो आपका 1 होगा या तो आपका 4th होगा, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किस क्या बनाती है, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बी का क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी का हो जाएगा आपका 4th, राइट। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ए में हमने आपको बताया था, तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ए का सेकंड। बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा आपका 4th, बी का 4th, राइट। अब ये स्टेटमेंट हम ढूंढते हैं, ए का सेकंड, ए का सेकंड है आपका इसमें और इसमें, राइट। और बी का 4th किसमें है आपका, ओनली इसमें है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई। कई बार आपको ध्यान देना होता है कि किसके साथ में कौन सा मैच कर रहा है, राइट। अदरवाइज इसमें भी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो सकती है। तो आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, राइट। कौन सा फैक्टर है जो कि हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट नहीं करता है, तो वो कौन सा है बच्चों, कांस्टेंट जीन पूल, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से भी चेंजेस आएंगे, रिकॉम्बिनेशन और ड्रिफ्ट की वजह से भी चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि पास्ट से रिसेंट में बताना है आपको, पहले से रिसेंट में, ठीक है, पास्ट से रिसेंट में। तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सा है आपका, तो बच्चों कौन सा आता है आपका, सबसे पहले होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस आपका ए किसमें है, ए ओनली बच्चों आपका इसमें है। तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एक ही स्टेटमेंट से, एक ही चीज से अगर आपका आंसर निकल रहा है ना, तो बाकी पे मत जाओ, थोड़ा सा देख लो, ठीक। तो देखो ए में क्या आ जाएगा आपका सब, उसके बाद में किसका हुआ था, इरेक्टस का, इरेक्टस के बाद में डी, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट 166 क्या पूछ रहा है आपको, एक्शन पोटेंशियल हार्ट में कहां से कहां जाता है। तो हमें पता है सबसे पहले एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। क्लियर हो गई बात, यही देख लेते हैं हम यहाँ पे। एसए नोड कहाँ पर है बच्चों, ई है, तो ई सबसे पहले 2 और 3 में आ रहा है। उसके बाद में एसए नोड के बाद में क्या होगा, एवी नोड, एवी नोड यानी कि ई के बाद में क्या आएगा, सी, ई के बाद में बच्चों सी आएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका। एवी नोड के बाद में क्या आ जाएगा आपका, एवी बंडल, देन बंडल ऑफ हिस यानी कि बंडल ब्रांचेस, लास्ट में पुरकिंजे फाइबर। क्लियर हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट 167 पे देख लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन काउंट योर कॉन्सेप्ट में मैंने ये सेम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो चीज़ ध्यान में से देखी थी तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही चल जाता। आपसे पूछा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने में सहायक हैं, हेल्पफुल है। तो बच्चों अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर रही है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और H+ कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए थे। तो यही आपको पिक करने हैं। तो देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर O2 का जो है कैसा होना चाहिए, हाई। यहाँ पे तो क्या दे रखा है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पे हाई दे रखा है, यहाँ पे भी हाई दे रखा है। लेकिन क्या CO2 का बच्चों हाई होगा क्या, सिंपल सी बात है। अगर ऑक्सीजन का हाई, ऑक्सीजन का जो है हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग ज़्यादा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, यानी कि CO2 का कम होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे दोनों हाई तो बिल्कुल नहीं हो सकते, हाई O2 एंड लेसर H+ कंसंट्रेशन। मिल गया हमें आंसर, आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट देख लेते हैं 168। देखो आपका बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, राइट। जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है मेनली किसके लिए है, वो एम्फाइसीमा के लिए। क्राई 1EB किसके लिए, कॉर्न बॉर्डर के लिए। तो बी में 4th है आपका, बी में 4th है आपका, ये दोनों में है, और ए का हमने देख लिया था पहले ही 3rd है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा आपका 1, राइट। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनली किसके लिए होती है, तो ये है ADA डेफिशिएंसी के लिए।
बायोटेक्नोलॉजी से आपको क्या बताना है, यहाँ पर एक्स और वाई जिनका रोल आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर एक्स देखो, मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो ये जो एक्स वाला पोर्शन है बेटा, ये एक्स वाला पोर्शन, दिस वन, एक्स वाला पोर्शन अलग है और वाई वाले पोर्शन को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, राइट, ये वाला पोर्शन। अब आपको बताना है कि इनका मेनली फंक्शन क्या है, तो वो देख लेते हैं हम क्या है। तो x मेनली आपको पता होना चाहिए, ये सेम डायग्राम एनसीईआरटी में है और उसके नीचे उसका फंक्शन दिया हुआ है। तो x किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए होता है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, नहीं ये नहीं होता है, रिकॉग्निशन साइड भी नहीं होती है, रेजिस्टेंस के लिए भी नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। और y किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, किसके लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। ये आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ठीक है। तो हीरोइन से क्या नाम याद है हमें, पापावीर सोमनीफरम। तो बी का क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। बी का फोर्थ देखो बेटा किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ओनली आपको इसमें मिल जाएगा। तो 171 का क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया। एनिलीड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, या अन्य ट्रू सिलोमेट होते हैं। बिल्कुल सही है ये। पॉरीफेरेंस के सूडो सिलोमेट हो गए कब से, वो तो ए सिलोमेट होते हैं, तो आंसर गलत हो गया। एसके हेलमिंथेस ए सिलोमेट, नो। प्लेटिहेलमिंथेस सूडो, नो। आपका ओनली वन ऑप्शन सही है, तो आंसर विल बी फोर्थ। जॉइंट से एक क्वेश्चन आया बच्चों। देखो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट बेटा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके, तो फाइब्रस जॉइंट आपके प्रेजेंट होते हैं स्कल, जो कि डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट किसी भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। तो ए का आपका सीधा सीधा सा आंसर चला जाता है थर्ड। ए का अगर थर्ड है आपका, तो आंसर आपका हमें मिल गया है, यानी कि बी, राइट। क्लियर हो गई बात, तो आंसर विल बी सेकंड। बाकी के स्टेटमेंट आपको यूं ही मिल रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड। तो बेटा ये तीनों जो हैं आपके नेचुरल मेथड्स हैं, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। वर्ल्ड जो है आपका नेचुरल मेथड नहीं आता है। तो ये बेटा आपके इस तरीके से हमने आपके 151 से 175 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आपका आई होप, मैं यही आशा करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे गए होंगे और आप जल्दी ही अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।